हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया ही होगा आप लोगों का। और लास्ट लेक्चर भी आप लोगों ने ढंग से कर ही लिया होगा। तो चलो, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर आप लोगों का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने अभी तक लगभग 2 लेक्चर आपको अभी आप लोग के पास आ चुका है। तो आज थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड लेक्चर में आज जो मैं स्टार्ट करूंगा, तो सबसे पहले जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था उसको कंटिन्यू करूंगा, और उसमें जो जो पॉइंट छूट गए थे पहले उसको डिस्कशन करूंगा, और फिर आपको कुछ और भी रिलेटेड रिजल्ट्स डिस्कस करके लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया था आपको, जो DTP1 दिया था, उसको मैं आज इस पहले पार्ट 1 में सबको सॉल्व कर दूंगा। फिर पार्ट 2 में मैं आगे की चीजें कंटिन्यू करूंगा। तो पहले मैं जो बच गया था उसको डिस्कस, जो पार्ट चल रहा था रनिंग टॉपिक, उस पर पहले डिस्कशन करके, फिर आपका डाउट्स को डिस्कस करके, फिर आपका ये वाला पार्ट फिनिश करूंगा। फिर थोड़ा ब्रेक के बाद सेकेंड पार्ट आएगा। तो जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर में आपको डिस्कस कर रहा था, आपको डिस्कशन कर रहा था आपका इन सेंटर, जैसा आपको याद होगा लास्ट लेक्चर आई वाज डिस्कसिंग इन सेंटर। तो इन सेंटर का स्टेटमेंट मैंने बताया था, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। पॉइंट ऑफ, सॉरी, इन सेंटर में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यानी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड इन सेंटर। ये तो आपको बता रखा था। व्हाट इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स? तो मैंने फिगर भी ड्रॉ किया था। सपोज ये है, ये ट्रायंगल मैंने लिया, तो ये है फर्स्ट एंगल का बाइसेक्टर, ये है सेकेंड एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, और ये थर्ड एंगल का बाइसेक्टर, ये दोनों इक्वल है। तो इस सबको जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, हमने इसको क्या बोला था? आई। ये आपको बताया था। थोड़ा मैं फास्ट रिव्यू थोड़ा इस पे बता देता हूँ, जो जो मैंने बताया था थोड़ा मैं बता देता हूँ। ABC, तो सबसे ये पॉइंट को मैंने D ले लिया, ये पॉइंट को E ले लिया, ये पॉइंट को F ले लिया, और साइड्स को जो मैंने कहा था कि स्मॉल लेटर में जो रिप्रेजेंट करेंगे वो, सॉरी, ये B के ऑपोजिट है तो इसको स्मॉल b से, ये A के ऑपोजिट है तो इसको स्मॉल a से, और ये C के ऑपोजिट है तो इसको क्या लिख सकते हैं? स्मॉल c से। दिस इज स्मॉल c, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, दिस इज स्मॉल a, दिस इज स्मॉल b, एंड दिस इज स्मॉल c। तो ये आपका हो गया साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब अगर आ जाते हैं तो सपोज मैंने पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ले लिया x1, y1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट ले लिया x2, y2, एंड पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट ले लिया x3, y3। ये कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो पहले मेरे पास कुछ रिजल्ट था, तो मैंने आपको बताया था कि आई का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो उसके लिए मैंने एक रेशियो निकाला था। सबसे पहले तो BD/DC, ये एंगल बाइसेक्टर्स का जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का जो रेशियो था, क्या होगा? AB/AC इक्वल टू BD/DC, ये मैंने आपको बताया था। अगर ये रेशियो पता है कि DBC को किस रेशियो में डिवाइड करेगा इंटरनली, तो उसकी हेल्प से मैंने किसका कोऑर्डिनेट निकाला था? D का कोऑर्डिनेट निकाला था। और जस्ट वहीं से अगर सपोज B का कोऑर्डिनेट आ गया तो I का कोऑर्डिनेट नहीं आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ से मान लो I का कोऑर्डिनेट निकाला, सबसे पहले क्या दिखा? BD/DC इक्वल टू क्या लिखेंगे? AB/AC, दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? C/B, ये आ गया। एंड हमने एक रिजल्ट बताया था AI/ID, क्योंकि I किस रेशियो में AD को डिवाइड करेगा? क्योंकि D का कोऑर्डिनेट आ गया, A का कोऑर्डिनेट आ गया, वी हैव टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ I, देन AI/ID, सॉरी, AI/ID इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? हमने बोला था दिस इज B+C डिवाइड बाय A, तो दिस लिखा था B+C डिवाइड बाय A। और ये रेशियो आपको कहा था याद रखने, इसको मैंने लास्ट क्लास में प्रूव किया था। तो AI मतलब इन सेंटर डिवाइड्स एंगल बाइसेक्टर इन व्हाट रेशियो? तो B+C डिवाइड बाय A। सिमिलरली अगर BI/I लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? A+C डिवाइडेड बाय B। सिमिलरली CI/IS क्या लिखूंगा? B+A डिवाइडेड बाय C। तो ये सब रेशियो आपको बता रखा था। अब जस्ट उसी के हेल्प से मान लो कि ये रिजल्ट पता है, ये रिजल्ट पता है, तो अब आई का कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, क्योंकि डी का कोऑर्डिनेट हमने कैलकुलेट कर लिया यूजिंग इंटरनल डिवीजन, ए का कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लिया है। तो डायरेक्ट मैंने आई का कोऑर्डिनेट क्या लिखा था? तो आपको याद होगा आई का कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा था जो मैंने बताया था, दैट इज AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C, और y कोऑर्डिनेट था AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 डिवाइड बाय क्या होगा? A प्लस B प्लस C। दिस इज द x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। आई होप ये वाला आपको क्लियर होगा। तो यही मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, दैट इज इन सेंटर। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट आपको याद रखना है।
अब इस कोऑर्डिनेट में क्या क्या है, तो मान लो तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दे दिया तो आपको बोलेगा व्हाट इज इन सेंटर, मतलब तीनों एंगुलर पॉइंट्स में पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट आपको अगर दे दिया जाए, बोलेगा व्हाट इज इन सेंटर। तो बहुत ही सिंपल है, मैं इस पे एग्जांपल ना भी बताऊं तो आप आसानी से देख सकते हो। कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है तो साइड लेंथ नहीं आएगा, ए सी का साइड लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से, बी सी डिस्टेंस फॉर्मूला से, ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला से, मतलब तीनों साइड्स का लेंथ आ गया, मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आपने निकाल लिया। तो बस फॉर्मूला ही तो लगाना है, एक्स में ये वाई में ये। होप कि आप बना लोगे। देखो इसमें कुछ ऐसा सोचने वाली बात है ही नहीं, मैंने एक फास्ट रिव्यू करा दिया कि ये चीज मैंने लास्ट क्लास में लास्ट में बताया था, दैट इज इन सेंटर। ठीक है, तो ये है आपका इन सेंटर का पार्ट। कोई प्रॉब्लम आई डोंट थिंक कि होना चाहिए। इसमें अब एक बात और मैं कंक्लूड करूंगा और फिर उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा एक्स सेंटर, उसका प्रॉपर्टीज में आएंगे। इन सेंटर एग्जैक्टली क्या है? इन सेंटर जो है, इन सेंटर को अगर हम रिलेट करेंगे ट्राइंगल से, तो इन सेंटर तो दिख रहा है इंटरनल एंगल बाय सेक्टर। इन अदर फॉर्म हम ये भी बोल सकते हैं इन सेंटर इज द सेंटर ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। मतलब ये जो इन सेंटर हम देख रहे हैं एग्जैक्टली अगर इस ट्राइंगल से रिलेट करें तो ये एग्जैक्टली ट्राइंगल का इन सर्कल का सेंटर होगा। मतलब ये है ट्राइंगल, ये है इसका इन सर्कल, ऐसा सर्कल जो तीनों वर्टिसेस को टच कर, तीनों साइड्स को टच कर, तो इसका जो सेंटर होगा ना दैट इज इन सेंटर, इसी को हम आई बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड इन सर्कल, इसको ही हम बोलते हैं इन सर्कल। इन सर्कल, अब आपके दिमाग में आएगा सर कैसे हुआ इन सर्कल, इन सेंटर ये कैसे हुआ? तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर मान लो यहाँ से यहाँ को ज्वाइन करोगे तो क्या ये दोनों एंगल डिवाइड नहीं करेगा? इतना तो पता ही होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से प्रूव किया करते थे। सिमिलरली इसको इसको डिवाइड करो, ज्वाइन करो तो ये और ये इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, सिमिलरली इसको इसको ज्वाइन करो तो ये और ये इक्वल नहीं आएगा। वो तो क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है ना। तो ये तो हो गया इन सेंटर, और इस सर्किल का भी सेंटर क्या होगा? वही होगा। मतलब सिंपल सा एक लॉजिक है, इन सेंटर का डेफिनेशन तो यही है। और इन सेंटर को अगर हम सर्कल से रिलेट करना चाहें या एक और फॉर्म में जानना चाहें कि क्या होता है, तो ये एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकली देखें तो एक सर्कल है जिसको हम बोलते हैं इन सर्कल, उसका इसको सेंटर भी बोलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड इन सर्कल। और एक्स सर्कल मतलब क्या होता है? तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए, दैट इज कॉल्ड एक्स सर्कल। और इन सर्कल मतलब तीनों साइड्स को टच करके जो सर्कल ड्रॉ करेंगे दैट सर्कल इज कॉल्ड इन सर्कल। तो इन सेंटर इज द सेंटर ऑफ इन सर्कल और सर्कम सेंटर इज द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल। एक्स सर्कल इज सर्कम सर्कल, तो सर्कम सर्कल का सेंटर को सर्कम सेंटर बोलते हैं, इन सर्कल के सेंटर को इन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट, एक पॉइंट निकल के आया, ये तो आपको लास्ट क्लास में बताया रखा था। तो चलो इसको नोट करिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ। चलिए नोट कीजिए। ठीक है, चलो अब मैं डिस्कस करूंगा एक्स सेंटर। इन सेंटर हो गया, मैंने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैंने बात की, तो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से 4 पॉइंट्स मैंने देख लिया है। नाउ कम टू लास्ट पॉइंट, एक्स सर्कल, एक्स सेंटर, बस यही पढ़ना है, इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसके अलावा कुछ उस बुक्स में कुछ और भी दिए, 9 पॉइंट सेंटर, ये सब सिलेबस में नहीं है। जो सिलेबस में है उतना देखिए, एक्स्ट्रा देखने के लिए बहुत चीज है, पर पूछिएगा नहीं तो फायदा क्या है, इसलिए जो बता रहा हूँ देखिए। तो एक्स सेंटर पे आते हैं। व्हाट इज एक्स सेंटर? एक्स सेंटर जो बोलेंगे तो एक्स सेंटर का स्टेटमेंट बोलेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड एक्स सेंटर। एक्स सेंटर जो है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट बोल सकते हैं, या फिर इसको एक और बोल सकते हैं
सेंटर ऑफ एक्स सर्कल, सेंटर ऑफ एक्स सर्कल। अब आप सोचोगे कि सर अभी इन सर्कल्स तो बोला था एक्स सर्कल, अभी ये एक्स सर्कल कहां से आ गया? अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक्सटर्नल मैं रिलेट करता हूँ, फिर देखना। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये मान लो मैं छोटा ट्रायंगल बनाता हूँ, बहुत ज्यादा इसमें बड़ा बनाऊंगा तो फिर फिगर काफी बड़ा होगा। ये ट्रायंगल हो गया। अब इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर देखता हूँ। तो सबसे पहले ये वाला एक्सटर्नल एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल। सिमिलरली इसको देखो तो दिस वन एक्सटर्नल, दिस वन इज एक्सटर्नल, दिस वन इज एक्सटर्नल। तो व्हाट इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर? तो यहां से देखूं तो देखना, तो ये आ गया, ये आ गया। तो मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है? सेम है, ठीक है। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल सेम है, दिस इज इट्स एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। मतलब ये इक्वल नहीं बोलेंगे, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो दिस इज इट्स इंटरनल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। मतलब इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने I1। I1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, I1, ठीक है। सिमिलरली अगर आगे बढ़े तो इसको आगे ले चले। सिमिलरली अगर इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया तो गौर से देखो ये एंगल और ये एंगल फिर से इक्वल है, ऑपोजिट एंगल। सिमिलरली ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और इसको आगे बढ़ाए और इसको आगे बढ़ाए तो गौर से देखो ये और ये भी फिर से इक्वल है। तो गौर से देखो वी हैव 3 इंटरसेक्शन पॉइंट फॉर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के केस में यहाँ बस 3 इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं। कौन कौन से इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है? 3 इंटरसेक्शन पॉइंट। एक है ये I1, ये है आपका I2 और ये वाला पॉइंट है I3। दिस I1, I2 एंड I3 आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। I1, I2 and I3 are the point of intersection of external angle bisector। तो ये I1, I2, I3 इसमें एक्स सेंटर होते हैं। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा था तो हमें एक ही पॉइंट्स आ रहे थे, बट एक्स सेंटर में 3 पॉइंट्स आएंगे। वी हैव 3 एक्स सेंटर फॉर एक गिवन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के लिए 3 एक्स सेंटर होंगे, बट वही एक ट्रायंगल के लिए इन सेंटर की बात करें तो एक इन सेंटर होगा, एक सर्कम सेंटर होगा, एक सेंट्रोइड होगा, मतलब सब एक होगा एक्सेप्ट एक्स सेंटर। एक्स सेंटर 3 होगा क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर को कट कराए तो इस केस में तो अगर कट कराए तो वी हैव 3 एक्सटर्नल एंगल बाय 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो 3 पॉसिबल इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब 3 एक्स सेंटर है। तो ये I1, I2 एंड I3 ये जो होगा दैट इज द एक्स सेंटर, एक्स सेंटर ऑफ ट्राइंगल क्या है? ए बी सी। एक्स सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल है। एक्स सेंटर डेफिनेशन क्लियर है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। पहला एक्सटर्नल, दूसरा ये सब कॉलिनियर है, मतलब थोड़ा लाइन इधर हो गया बट एंगल इक्वल है। दिस आर कॉलिनियर, कॉलिनियर, कॉलिनियर। तो 3 एक्स सेंटर हो गए। अब देखो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे ज्यादा कुछ रिसर्च के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जितना सिलेबस में है उसमें ज्यादा रिसर्च नहीं करना। पहला तो डेफिनेशन हो गया, फिर डेफिनेशन आपने देख लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, दैट इज द डेफिनेशन। अब आ जाते हैं बात की इसमें और क्या करना है। तो इसमें दूसरी बात यह है कि आइडेंटिफाई करें कि एक्स सर्किल मैंने लिखा तो थोड़ा मैं एक्स सर्किल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, दूसरी बात। तीसरी बात इसमें जानना है कि बस कोऑर्डिनेट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स सेंटर, बस इतना ही जानना है। उसके अलावा और कुछ नहीं करना है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इतने से ही सारी चीजें डील हो जाएंगी। तो देखो सबसे पहले डेफिनेशन से I1, I2, I3 आ गया। 3 एक्स सेंटर, चलो पॉइंट नाम भी दे देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो I1 जो हुआ, हमने एंगल ए के अपोजिट वाले सेंटर को I डाला, एंगल बी के अपोजिट वाले को I2 डाला, एंगल सी के अपोजिट वाले को I3 डाला। ए के अपोजिट तो I1, बी के अपोजिट को I2, सी के अपोजिट को I3। अब देते हैं एक्स सर्कल। तो एक्स सर्कल ऐसा सर्कल है, ये जो हुआ इस वाले सर्कल का सेंटर होगा। कौन सर्कल? तीनों वर्टिसेस को जो टच करे, ये सर्कल को हम बोलते हैं एक्स सर्कल। तीनों साइड्स को टच करे, वन साइड्स को इंटरनली, द टू साइड्स को एक्सटर्नली। दिस सर्कल इज कॉल्ड एक्स सर्कल। सिमिलरली अगर इसमें देखें तो दिस सर्कल इज कॉल्ड एक्स सर्कल। सिमिलरली इसमें देखें तो दिस सर्कल इज कॉल्ड एक्स सर्कल। तो वी हैव 3 एक्सल टच कर रहा है, ये मत सोचना कि टच नहीं कर रहा है, ये दिस इज द टेंजेंट फॉर दिस सर्कल। मतलब 3 एक्स सर्कल है, तो ये I1, I2, I3 आर द एक्स सर्कल ऑफ दिस ट्रायंगल ABC।
सॉरी एक्स सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और ये होगा इस सबका एक्स सर्किल। तो I1 जो होगा इस पहले सर्किल का सेंटर होगा, I2 इसके लिए, I3 इसके लिए, नाम दिया है, ठीक है। तो वी हैव 3 एक्स सर्किल, तीनों एक्स सर्किल मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया, कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं। एक साइड को इंटरनली और अदर 2 साइड्स को एक्सटर्नली टच करेगा, ठीक है। मतलब एक्सटेंड करने के बाद जो टच किया दैट इज एक्सटर्नली, बिना एक्सटेंशन के टच किया था इंटरनली, तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो ये आपको क्लियर है। तो एक्स सेंटर क्लियर है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इट इज द सेंटर ऑफ एक्स सर्किल। इन केस ऑफ ट्राइंगल वी हैव 3 एक्स सर्कल, ठीक है, 3 एक्स सर्किल हो गया। अब मैंने नाम दिया है, ए के ऑपोजिट वाले को I1, बी के ऑपोजिट वाले को I2, सी के ऑपोजिट वाले को I3, ये सब आपको दिख रहा है। अब हमारे पास लास्ट रिक्वायरमेंट जो एक्स सर्किल का है वो है इसका कोऑर्डिनेट निकालना, और इसमें और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। तो देखो, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कंफर्म है कि जितना भी अभी आप देख रहे हो, जिसका भी फॉर्मूला आप देख रहे हो, हमने अभी कुछ देर पहले ही कहा, लास्ट क्लास में आपको कहा था कि 3 का ही फॉर्मूला जनरेट करेंगे, एक सेंट्रोइड, इन सेंटर और एक्स सेंटर। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर का फॉर्मूला मैंने जनरेट नहीं किया, अप्रोच बताया सर्कम सेंटर में। ऑर्थो सेंटर के बारे में कहा कि जब मैं स्ट्रेट लाइन डिस्कस करूंगा तो वहां पर एक शॉर्टकट अप्रोच होता है, उससे इसको डिस्कस करूंगा। आपको डेफिनेशन याद रखना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। उसके अलावा भी एक फॉर्मूला मैंने आपको कहा था कि एक एंगल के फॉर्म में एक फॉर्मूला आता है, पर वो फॉर्मूला यूजलेस है क्योंकि उसके फॉर्म में हमें एंगल कैलकुलेट करना होता है जो अपने आप में टफ होता है। वो सब आगे चल के सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल जब पढ़ोगे तो उसमें वो सारी चीजें बताई जाएंगी, अभी उतना जानना है उसको जानना ही नहीं है क्योंकि उसको हम कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे। तो हमने 3 के बारे में कहा था जिसमें जिसमें फॉर्मूला हम कैलकुलेट कराएंगे, सेंट्रोइड, इन सेंटर, बच गया एक्स सेंटर। तो फॉर्मूला जनरेट करेंगे तो क्लियर है कि ट्राइंगल जब तक नहीं दिया होगा तब तक फॉर्मूला जनरेट करने की कोई बात नहीं होगी। तो ट्राइंगल मतलब क्या, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या ले लिया, x1 y1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया, x2 y2, और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ, x3 y, मतलब तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। तो सबसे पहले I1 निकालता हूँ। तो देखो, मैं डायरेक्ट कोऑर्डिनेट याद रखने का अप्रोच बताता हूँ। I1 मीन्स एक्स सेंटर ऑपोजिट टू ए, सेंटर ऑफ सर्किल ऑपोजिट टू एंगल ए, बी, और ये I3 मतलब सी। तो देखो, एक छोटा सा शॉर्टकट बताता हूँ। मैं कोऑर्डिनेट इसमें प्रूफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो अब थोड़ा लेंदी हो जाता है। मैंने इन सेंटर कोऑर्डिनेट प्रूफ किया था, वो अपने आप में लेंदी था, इसमें और टाइम लगेगा। तो मैं एक सिंपल सा अप्रोच बताता हूँ और आपको वो अप्रोच याद रखना है, कहीं प्रूफ के चक्कर में मत रहिएगा। मैं क्या बताता हूँ, आपको इन सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है ना, इन सेंटर ax1 plus bx2 plus cx3 by a plus b plus c, सिमिलरली y में भी ay1 plus by2 plus cy3 by a plus b plus c। इन सेंटर कोऑर्डिनेट पता है, तो एक्स सेंटर का कोऑर्डिनेट भी आपको याद है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक छोटा सा चेंज करेंगे इन सेंटर कोऑर्डिनेट में और एक्स सेंटर कोऑर्डिनेट आपके पास होगा। तो आपके दिमाग में आएगा कि क्या चेंज करें कि एक्स सेंटर कोऑर्डिनेट हमारा आ जाए। तो देखो क्या है, तो अगर आप एंगल ए के ऑपोजिट वाले सर्किल का सेंटर निकालोगे, मतलब बीसी को टच कर रहा है ना, मतलब स्मॉल ए साइड को टच कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल ए साइड। तो ऑपोजिट ए या स्मॉल ए साइड को टच कर रहा है, ऑपोजिट टू ए, ठीक है। मतलब ए अब सीधे आते हैं, ऑपोजिट टू ए। तो अगर ऑपोजिट ऑफ एंगल ए वाले सर्किल का सेंटर निकाल रहे हो तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट में जहां भी ए दिख रहा है उसको माइनस ए से रिप्लेस करो, रिप्लेस ए टू माइनस ए इन कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। सिमिलरली I2 के लिए बी के ऑपोजिट, तो जहां बी दिख रहा है उसको माइनस बी से रिप्लेस कर दें। सिमिलरली I3 में ऑपोजिट टू सी, मतलब जहां सी दिख रहा है वहां ऑपोजिट सी टू माइनस सी से रिप्लेस कर। मतलब कुछ और दिमाग लाने की जरूरत नहीं, तुरंत बन जाएगा प्रॉब्लम। मतलब कह रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर फॉर I1, रिप्लेस, देखना, रिप्लेस ए टू माइनस ए in the coordinate of in सेंटर। मतलब इन सेंटर के कोऑर्डिनेट में ए को माइनस से रिप्लेस करो, प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब I1 क्या हो जाएगा, दैट इज I1, तो इन सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होता है, ax1 plus bx2। तो ए कहाँ दिखा, तो पहला ए दिखा, तो ए की जगह माइनस है, तो माइनस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाय क्या होगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइड बाय क्या होगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर इज इक्वल टू दिस, ये आ गया।
सिमिलरली I2 की बात करें तो I2 अपोजिट टू बी है, तो I2 क्या होगा, अपोजिट टू बी, तो मतलब क्या लिखेंगे, AX1 माइनस BX2 प्लस CX3 डिवाइड बाय A माइनस B प्लस C। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, AY1 माइनस BY2 प्लस CY3 डिवाइड बाय A माइनस B प्लस C। दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ I2, मतलब एक्स सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया I2। सिमिलरली I3 की क्या होगा, C की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, माइनस C। इन केस ऑफ I3 रिप्लेस C2 माइनस C इन द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। तो I3 तो आप लिख लोगे बस, I3 भी मैं लिख ही देता हूँ। I3 क्या होगा, AX1 प्लस BX2 माइनस CX3 डिवाइड बाय A प्लस B माइनस C, और ये क्या होगा, AY1 प्लस BY2 माइनस CY3 डिवाइड बाय A प्लस B माइनस, तो ठीक है, तो ये आप देख लो, समझ लो, एक्स सेंटर आपका बस इतना ही था। दिस इज द एक्स सेंटर ऑफ ट्राइंगल। फटाफट इसको नोट कीजिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। होप की सारी बातें क्लियर ही होंगी आपको, ठीक है, चलो नोट कर। कर लिए नोट, ठीक है, ड्रॉ कर लें, मतलब ये कर लीजिए आप, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आप जगह छोड़ दीजिए। चलिए, एक्स सेंटर फिनिश है। अब मैं इसके कुछ पॉइंट्स पे बता दूं, एक्स सेंटर भी हो गया, इन सेंटर भी हो गया, मतलब अब जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो हो गया। अब एक सिंपल सा नोट लिखवाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आप बोल सकते हो जो सारे पॉइंट से रिलेटेड है, मतलब इन सेंटर एक्स सेंटर सबसे रिलेटेड है। तो मैं इसमें एक स्लाइड शेयर करूंगा आपको, पहले मैं बोल देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स यूं हैं, सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में, आइसोसेलेस ट्राइंगल समझ रहे हो, इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगा, देखो अभी आएगा आपका, चलिए आप चलो स्लाइड देख लो, क्या मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा क्या करना। स्लाइड दिख रहा है ना, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर क्या दिया हुआ है, आर कॉलिनियर। मतलब कॉलिनियर का मतलब यही है कि चारों पॉइंट्स एक ही लाइन पे होंगे। पहली बात, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर आर कॉलिनियर, ठीक है, चारों पॉइंट्स एक ही लाइन पे होंगे, आइसोसेलेस की बात करें, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर जो इन जनरल कोई भी ट्राइंगल के लिए एक्सेप्ट इक्विलेटरल। दूसरा पॉइंट है कि फॉर एनी ट्राइंगल एक्सेप्ट इक्विलेटरल, मतलब इक्विलेटरल को छोड़ के हम बात कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर वो है आपका कॉलिनियर, और सेंट्रोइड जो है लाइन सेगमेंट को, यानी ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, तो 2:1 रेशियो, मतलब 2:1 रेशियो में सेंट्रोइड लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में ऑर्थो सेंटर, इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर आर coincide, मतलब representing a same point, all points lie, all points are uh, sorry, all points coincide, all points coincide, coincide मतलब सारा पॉइंट एक ही होता है, एक ही पॉइंट जो है सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इन सेंटर पता है इक्विलेटरल में तो सेंट्रोइड होगा, सेंट्रोइड पता है तो इन सेंटर होगा। ये 3 पॉइंट्स थे जिसको आपने लिख लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिया। तो क्या है, तो मैंने पहला यही कहा कि आइसोसेलेस के केस में, अगर ये आइसोसेलेस के केस में, आइसोसेलेस के केस में ये दोनों इक्वल होगा, तो इसके केस में सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ये सब क्या है आपका कॉलिनियर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर
एंड इन सेंटर क्या है आपका कॉलिनियर। याद रखिएगा इसको, मैं प्रूफ करके, ये इसमें ज्योमेट्री है, प्रूफ करके दिखाने, कोऑर्डिनेट से तो प्रूफ कर ही सकता हूँ, पर रिजल्ट आपको इसको याद रखना है। प्रूफ की अब इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हर जगह प्रूफ नहीं घुसेड़ेंगे बिना मतलब का, 2 मिनट की चीज 10 मिनट 20 मिनट करके भी और टाइम भी वेस्ट होगा। तो कॉलिनियरिटी का कंडीशन हम प्रूव कर सकते हैं। एक तो है कि भाई कोऑर्डिनेट चल रहा है तो कोऑर्डिनेट सपोज करके प्रूव करेंगे, पर क्या जरूरी है, जरूरत नहीं है, इस रिजल्ट को याद रखिएगा। तो इक्वल सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल में सर्कम सेंटर सॉरी सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर आर कोलिनियर, पहली बात। दूसरा कि ऑर्थो सेंटर ओ से रिप्रेजेंट किया, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर OGC, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर फॉर एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल के लिए कोलिनियर होगा इक्विलेटरल छोड़ के। और उसमें बताया गया कि ये सेंट्रोइड होगा, ये O एंड C को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 रेशियो, मतलब सेंट्रोइड डिवाइड लाइन सेगमेंट इन 2:1 रेशियो इंटरनली, सेंट्रोइड डिवाइड लाइन सेगमेंट इन 2:1 रेशियो इंटरनली। ये क्लियर है। तीसरी बात निकल के आती है कि इक्विलेटरल के केस में ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर कॉन्साइड, मतलब चारों पॉइंट एक ही जगह रहेगा, दैट इज कॉल्ड कॉन्साइड। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको सेंट्रोइड पता है तो ये अंडरस्टूड है कि आपको सर्कम सेंटर पता है, इन सेंटर पता है, ऑर्थो सेंटर पता है। ये 3 रिजल्ट याद रखिएगा, इसमें कोई इफ एंड बट की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है, याद रहना चाहिए। जब कहा जाए तो आपको जब यूज करें तो आपके लिए कोई नई बात नहीं होना चाहिए, इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। डायरेक्ट प्रूव करना कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, इक्विलेटरल तो ऐसे ही दिख रहा हो। वैसे भी आप कोऑर्डिनेट लेके, अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा तो कोऑर्डिनेट लेके प्रूव करूंगा ना, अगर कोऑर्डिनेट नहीं तो फिर जनरल यूक्लिड ज्योमेट्री से प्रूव करूंगा, तो वो सब भी हो जाएगा, पर उसकी अभी यहाँ कोई स्कोप नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जो बताया उसको याद रखिए और आगे। तो चलिए फटाफट इस पॉइंट्स को एक बार फिर से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आ जाते हैं, अब जो थ्योरी पार्ट में थोड़ा बचा हुआ है उसको हम डिस्कस करते हैं, फिर आपको लास्ट लेक्चर में जो, लास्ट लेक्चर के बाद जो डीपीपी दिया था, लास्ट लेक्चर के बाद जो डीपीपी दिया था उस डीपीपी के क्वेश्चंस को भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। डिस्कशन करने के बाद फिर पार्ट 1 फिनिश करूंगा। चलो देखते हैं, बताता हूँ। तो आते हैं, एक लास्ट सेगमेंट है थ्योरी में, उसको मैं डिस्कशन करता हूँ फिर देखता हूँ। तो लास्ट सेगमेंट थ्योरी में है, वो इन्हीं सब पॉइंट से रिलेटेड है, तो उसको लिखते हैं पेडल ट्राइंगल। पेडल ट्राइंगल भी बोलते हैं, पेडल ट्राइंगल बोलते हैं, क्योंकि पेडल ट्राइंगल हेडिंग डालिएगा, पेडल ट्राइंगल। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल, तो थोड़ा इसके बारे में बताना जरूरी है, थोड़ा इसको फोकस करना जरूरी है। कुछ कुछ पॉइंट जैसे निकल के आता है, जो जान लो तो बेहतर है, काफी चीजें आसान हो जाती हैं आगे जब उस लेवल के क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। हेडिंग डालिएगा पेडल ट्राइंगल। तो पेडल ट्राइंगल के बारे में हम बात करेंगे, तो इसमें स्टेटमेंट लिखिएगा। चले मैं बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट लिखना। ठीक है, स्टेटमेंट लिखो, ट्रायंगल, स्टेटमेंट लिखिएगा, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय feet of altitude, triangle formed by feet of altitude is called pedal triangle, triangle formed by feet of altitude is called pedal triangle। ठीक है, मतलब ऐसा ट्राइंगल जो फिट ऑफ एल्टीट्यूड से बने, दैट इज कॉल्ड पेडल ट्राइंगल। तो दैट इज फिट ऑफ एल्टीट्यूड, मैं बात कर रहा हूँ ये। तो देखना, ये मतलब ट्राइंगल बना दिया, फिट ऑफ एल्टीट्यूड मतलब यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉप किया तो दिस इज एल्टीट्यूड, यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉप किया तो दिस इज एल्टीट्यूड, और यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉप किया तो दिस इज एल्टीट्यूड। आपको पता है कि सबका इंटरसेक्शन पॉइंट तो ऑर्थो सेंटर ही होगा, ये तो सब कॉन्करेंट तो पता ही है, ऑल आर कॉन्करेंट। तो ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय फिट ऑफ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड पेडल ट्राइंगल। तो फिट ऑफ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड पेडल ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल ए बी सी इसके जो एल्टीट्यूड है उससे जो ट्राइंगल बनेगा, मतलब इस ये है डी, ये है ई और ये है एफ। तो फिट कौन कौन सा हुआ, डी इज द फिट ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए, ई है फ्रॉम बी, एफ है फ्रॉम सी। तो ये डी ई एफ को आप ज्वाइन करोगे, इस ट्राइंगल को मैंने ज्वाइन किया, दिस ट्राइंगल डी, 1 सेकेंड, डी ई एफ। So this blue color triangle is called pedal triangle, and this DEF, this triangle DEF
is pedal triangle of triangle ABC, यानी ABC का पेडल ट्रायंगल है, ABC का पेडल ट्रायंगल है, मतलब ABC का पेडल ट्रायंगल का मतलब है ABC के फीट ऑफ एल्टीट्यूड को ज्वाइन करने के बाद जो ट्रायंगल बना वो है आपका DEF। तो DEF ABC का पेडल ट्रायंगल। तो पहले ये तो पेडल ट्रायंगल का स्टेटमेंट तो क्लियर है, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय फीट ऑफ एल्टीट्यूड, सबके फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ज्वाइन कर दो, जो आपका एक नया ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं पेडल ट्रायंगल। ठीक है, उस ट्रायंगल को बोलते हैं पेडल ट्रायंगल। ये पॉइंट तो क्लियर है आपका। तो पेडल ट्रायंगल मैंने अभी क्यों बताया, इसका कुछ रीजन है, अभी बताने का कुछ रीजन है, कुछ इसमें पॉइंट्स आते हैं जिसको मुझे बताना है और इस पे आगे कुछ डिस्कशन करना है। इसमें पहले तो पेडल ट्रायंगल समझ में आ गया, अब इसमें दो पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स की मैं बात करता हूँ, उस पॉइंट्स को मैं वन बाय वन करके प्रूव करता हूँ। इसमें प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ, क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज का ही यूज है। नाम तो जान गए, ट्रायंगल कैसा होता है वो जान गए। फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, देखना, इन सेंटर ऑफ पेडल ट्रायंगल एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल, कौन सा है? समझ रहे हो? ऑर्थो सेंटर ओरिजिनल ट्रायंगल का और इन सेंटर पेडल ट्रायंगल का सेम ही होगा। मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसको एच बोलेंगे ना, मतलब यहाँ से क्या बोलते हैं, एच जो है ये क्या बोलेंगे, ये एच ए बी सी का ऑर्थो सेंटर है, ए बी सी का ओरिजिनल ट्रायंगल, और इस DEF का क्या होगा, DEF का इन सेंटर होगा, ये कहना चाह रहे हैं। एच जो होगा ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एंड इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल किसका, DEF। मतलब ओरिजिनल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है पेडल ट्रायंगल का इन सेंटर होगा, क्लियर मेरी बात? इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कुछ अच्छे क्वेश्चन को जब मैं डिस्कशन करूंगा तो जहां इसकी जरूरत पड़ सकती है, जो इसको आपको दिमाग में रखना है, इसको याद रखिएगा। यानी ऑर्थो सेंटर ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल इज coincide विथ इन सेंटर ऑफ पेडल ट्रायंगल, मतलब पेडल ट्रायंगल का जो इन सेंटर होगा वो ऑर्थो सेंटर होगा ओरिजिनल ट्रायंगल। मतलब हमें ये प्रूव कर देना है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि मतलब ये रिजल्ट तो अभी हमें याद रखना है, और प्रूव अब इसको मैं प्रूव करूंगा। इस DEF का इन सेंटर हमें प्रूव कर देना है कि H होगा। We have to prove that this H is the in center of DEF. H is the in center of DEF. तो ये रिजल्ट वन है, इसका प्रूफ पहले आता है। आपके दिमाग में आया सर इसको कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, दिमाग में तो चलना चाहिए, जरूरी है। कुछ जगह जहां जरूरत है वहां मैं बता दूंगा, जहां जरूरत नहीं है वहां मैं बोल दूंगा स्किप कर जाओ, पर जहां जरूरत है ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री बताने में कोई बुराई नहीं है, अच्छा टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलो देखो प्रूव कैसे करना। तो एग्जैक्टली हमें, अगर मान लो हमें क्या प्रूव करना है कि H जो होगा इस DEF का इन सेंटर होगा। इन सेंटर का मतलब क्या है, अगर हम किसी भी तरह इस दोनों एंगल को इक्वल प्रूव कर दिए, मतलब हमें बस एक चीज बस प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है टू प्रूव दैट, बस ये प्रूव कर दिया तो काम बन गया। प्रूव दैट एंगल EDH इक्वल टू एंगल FDH। अगर ये इक्वल प्रूव कर दिया, तो अगर ये दोनों एंगल मैंने इक्वल प्रूव कर दिया, तो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, इस DEF के लिए ये जो DH लाइन है या DA लाइन बोलो, वो क्या होगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। DEF के लिए ये वाला लाइन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो सिमिलरली जैसे ही इसको इक्वल प्रूव किया, जस्ट वही मेथड से ये भी इक्वल हो जाएगा। तो B क्या हो जाएगा, इसका अगेन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। अगर ये एंगल इक्वल और ये एंगल इक्वल, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, इस DEF के लिए क्या हो जाएगा, इन सेंटर। तो बस हम ये वाला इक्वल प्रूफ कर दिए, तो सिमिलरली ये भी इक्वल आ जाएगा और सिमिलरली ये भी आ जाएगा। मतलब H क्या हो जाएगा, इस DEF का इन सेंटर। तो बस हमें ये प्रूव करना है, तो ठीक है।
तो इसको प्रूव कैसे किया जाए, देखो इसको प्रूव कैसे किया जाए, तो देखो प्रूव कैसे करेंगे, देखना दिख रहा है। तो अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो देखो सिंपल सा ज्योमेट्री, अभी हमें पता नहीं है कि ये इक्वल है या ना, समझे, अभी तो अनइक्वल है। देखो मैं सिंपल ज्योमेट्री लगाता हूँ, सुनना मेरे। सबसे पहले थोड़ा स्पेस की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको मिटा दूंगा, आप इसको नोट कर लेना, थोड़ा साइन दूंगा मैं। देखो क्या, ये वाला देखना क्वाड्रिलेटरल, एच ई सी डी, एच ई सी डी साइक्लिक है, क्योंकि ये 9 साइक्लिक के केस में क्या कंडीशन होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल टू क्या होगा 180। तो देखो ये 90 है और ये 90 है, तो दोनों का समेशन क्या हो गया 180, मतलब इन दोनों का समेशन भी क्या होगा 180। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको एक प्रॉपर्टी दिखा रहा हूं, मान लो ये है और मान लो कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और इसको मैंने ऐसे भी ज्वाइन कर दिया, ऐसे भी ज्वाइन कर दिया, तो पहले क्लियर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो फिर ये भी तो क्लियर है कि सेम सेगमेंट पे एंगल क्या बनाएगा इक्वल। तो जस्ट यही चीज मैं फिगर बनाता हूँ, यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा, एच ई सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो मतलब इस तरह कैसे आएगा, मतलब एच, मैं डॉटर डॉटर बना रहा हूँ मतलब फिगर, ये सर्किल ऐसे गया, इससे एक चीज प्रूफ हो रहा है कि ये दोनों एंगल इक्वल होगा, सेम सेगमेंट, एच ई इज अ कॉर्ड, सेम सेगमेंट पे इक्वल एंगल बनाएगा, सेम कॉन्सेप्ट, सेम सेगमेंट इस सर्किल के लिए ये सेम सेगमेंट पे एंगल बनाया ना। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है, यहां से दिख रहा है कि एंगल एच डी ई इक्वल टू एंगल क्या होगा ई सी एच या एच सी ई इक्वल टू एच सी ई, ठीक है, एच सी ई इक्वल टू एच डी ई, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया सेम। तो इसको रिजल्ट नंबर 1 डालो, इसको रिजल्ट नंबर 1 डालो, आई डोंट थिंक यहाँ पे किसी को दिक्कत होगा। सिमिलरली सिमिलरली एक तो हो गया ना, अब दूसरा बात, सिमिलरली अब इसको देखना, एच डी बी एफ, जे 90 तो सम ऑफ दिस टू क्या आ गया 180, तो सम ऑफ दिस टू भी क्या आ गया 180। तो सिमिलरली एच डी बी एफ साइक्लिक फिर से हो गया, देखना एच डी बी एफ साइक्लिक है, एच डी बी एफ साइक्लिक, तो ये 90 तो इन दोनों का समेशन 180 होगा। तो सिमिलरली अगर हम बोले तो लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल एच डी बी एफ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो फिर से वही बात कि अगर मैं सर्कल यहां से ड्रॉ करूं, देखना यहां से गया, यहां से गया, एक सर्कल ऐसे ऐसे ऐसे, एकदम देखो फिगर तो गंदा हो गया, पर आपको पता होना चाहिए ये पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, फिर से वही बात कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो यहां से मेरा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इन दोनों की एंगल को इक्वल प्रूव करना है, अभी इन दोनों एंगल इक्वल नहीं हुआ, ये इसके इक्वल हुआ है, ये इसके इक्वल हुआ है, तो यहां से क्या दिखा कि एंगल एफ बी एच इक्वल टू एंगल एफ डी एच, यानी एफ बी एच इक्वल टू एंगल एफ डी एच, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो ये हो गया पहला और दूसरा, बट इससे हमारा ये दोनों तो इक्वल प्रूफ नहीं हुआ ना, ये दोनों तो इक्वल अभी प्रूफ नहीं हुआ, यहां तक आई डोंट थिंक किसी को दिक्कत होगा। हमने क्या किया, इसको इसके इक्वल कर दिया यूजिंग दिस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, इसको इसके इक्वल कर दिया यूजिंग दिस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, दो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से हमने इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया, इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया, पर हमें करना क्या था, इन दोनों की इक्वल प्रूव कर देना। जैसे ही ये दोनों इक्वल आता, ये वाला लाइन हो जाता उसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। बस सिमिलरली हम आगे भी कर सकते थे, तो बस अब हमें कोई और थोड़ा और आगे बढ़ना होगा जिससे हमें ये दोनों एंगल इक्वल आ जाए। तो अब थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, तब तक आप नोट करो इसको, इधर वाले स्पेस जगह को मैं मिटाऊंगा जरा सा, नोट करते करते थोड़ा दिमाग लगाओ कि क्या करें कि आपका ये दोनों एंगल अब इक्वल आ जाए। 70% तो मैंने सॉल्व कर दिया, 30% टारगेट, ठीक है। तो 30% में क्या है, थोड़ा दिमाग लगाइए, देखिए स्ट्राइक कर जाना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग स्ट्राइक कर जाए, बेटा। देखो मैं इसी फिगर को गौर से देखना,
बी और सी, एफ पे कितना एंगल बना है 90, यहाँ पे कितना बना है 90। तो आप एक बार देखो, आप एक बार देखना, बी सी ई एफ क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा? आप सोचो, नहीं दिख रहा है ना? तो जरा एक ट्रेस फिगर में बनाता हूँ, इसको दे दिया बी और सी। अब बताओ 90 कहाँ पे बनाएगा? 90 कहाँ पे बनाएगा? 90 तो सर्कमफरेंस में बनाएगा। अगर डायमीटर इसको ले लिया तो 90 सर्कमफरेंस में बनाएगा। मतलब यहाँ 90 बनाया और ये कहाँ 90 बनाया? यहाँ 90 बनाया। तो ये है 90, ये है 90, कोई दिक्कत? तो वही चीज तो है, ये बी सी है तो ये क्या एफ और ये क्या हो गया ई। कोई दिक्कत? वही चीज तो बताया, 90-90 या बीसी को डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ करोगे तो कहाँ से जाएगा? अगर बीसी को डायमीटर मान के सर्किल ड्रॉ करोगे तो सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ, बिकॉज यहाँ पे 90 बन रहा है और पता है डायमेट्रिक एंड पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे 90 बनाता है, ये तो ज्योमेट्री आप पढ़ चुके हो। तो अगर ई और एफ पे 90 बनाया तो ये आपका एक सेम सर्किल पे हुआ। फिर से वही बात, ई और एफ को ज्वाइन करो, मैं ज्वाइन ऐसे कर दे रहा हूँ। तो गौर से देखो, सेम सेगमेंट पे एंगल क्या बनाएगा? इक्वल बनाएगा। मतलब ये दोनों एंगल फिर से इक्वल आया। तो सिमिलरली आप लिख सकते हैं कि एंगल, देखो एफ बी एच, एंगल एफ बी एच इक्वल टू एंगल एच सी ई, मतलब ये इक्वल टू ये। अब गौर से देखो, पहला बार प्रूफ किया था दिस इक्वल टू दिस, दूसरा प्रूफ किया था दिस इक्वल टू दिस, तीसरा प्रूफ कर दिया दिस इक्वल टू दिस। मतलब ऑटोमेटिकली ये चारों एंगल हमारा क्या हो गया? इक्वल, यानी फ्रॉम 1 2 एंड 3, पहला दूसरा तीसरा से दिख रहा है कि एंगल ई डी एच इक्वल टू एंगल एफ डी एच, मतलब ई डी एच, ई डी एच इक्वल टू एंगल एफ डी एच, ये दोनों एंगल आपका इक्वल आ गया। ये फर्स्ट और सेकंड से क्लियर हो गया। एंगल ई डी एच इक्वल टू एंगल एफ डी एच मीन दिस टू एंगल्स आर इक्वल। मतलब यही है कि ये वाला जो लाइन हो गया इसका क्या हो गया? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो जैसे ही मैंने इसको इंटरनल एंगल बढ़ाया, सिमिलरली दैट इम्प्लाइज क्या लिख सकता हूँ? ए डी इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, बाइसेक्टर। सिमिलरली क्या होगा? अगर बी एच बोले तो बी एच बोलो या बीई बोलो, बीई क्या होगा? बीई भी होगा, इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। एंड बीई की जगह फिर क्या होगा? सी एफ, सी एफ भी क्या होगा? सी एफ इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो तीनों से कंक्लूजन क्या हो गया कि एच इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल डीई। मतलब ये जो आपका एच दिख रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव कर दिया। सिमिलरली आप इस दोनों एंगल को इक्वल प्रूव कर दोगे, सिमिलरली आप इसको एक और इसको इक्वल प्रूव कर दोगे, तो बस तीनों प्रूफ हो गया इक्वल। तो बस ये एच का बस एक हो गया, सिमिलरली ये लिख के काम चल जाता है, एक ही चीज है। सिमिलरली ये इस साइड से देखना होगा, हमने ऐसे देखा, अब उसके बाद एक ही साइड देखना होगा, बात वही है। तो एक कर दिया तो सिमिलरली आप लिख के काम चला सकते हो। और सिमिलरली मैंने भी बोला है कि एच जो हो जाएगा इस डी ई एफ का इन सेंटर हो जाएगा, दैट इज दिस एच इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। हो गया ना? प्रूफ हो गया ना? तो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसका यूज करूंगा। अब बस आप रिजल्ट को याद रखिए, जब कभी जरूर नौबत आई तो आपको बोलूंगा कि ये मैंने बताया था। तो अभी आप इसको याद रखिए। अभी कोई खास, अब इसका कोई एप्लीकेशन मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी के लेवल में इसका क्वेश्चन है ही नहीं। बस यही बोलेगा कि एबीसी का कोऑर्डिनेट दे देगा। एबीसी बोलेगा व्हाट इज द इन सेंटर ऑफ डीईएफ, डीईएफ इज द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय इट्स थीटा ऑफ एल्टीट्यूड। मतलब छोटा सा क्वेश्चन इसको बनाना चाहे तो क्या होगा? एबीसी का कोऑर्डिनेट दे दे, बोल देगा कि एल्टीट्यूड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए बी एंड सी, फाइंड द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय थीटा ऑफ एल्टीट्यूड। मतलब इस ट्रायंगल का इन सेंटर पूछ रहा है, मतलब इन सेंटर पूछ रहा है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है? जो ओरिजिनल ट्रायंगल का आपको ऑर्थो सेंटर पूछ रहा है। मतलब लैंग्वेज वही, बस थोड़ा उलट के बोल दिया। बोलना चाह रहा था ऑर्थो सेंटर पर, उसने इन सेंटर पूछ दिया डीईएफ का। तो अल्टीमेटली बात ये है कि वो पूछ रहा है एबीसी का ऑर्थो सेंटर। तो ये रिजल्ट याद रहेगा तब ना आप दिमाग लगाओगे, नहीं तो फिर फंसे रह जाओगे या फिर कोई लेंदी अप्रोच हो जाएगा। तो कहना यहाँ यही है कि रिजल्ट याद रखें, जब इसका यूज होगा स्टेट लाइन में कहीं तो मैं यूज करूंगा, जब करूंगा। अभी के केस में ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए अभी बस रिजल्ट याद रखें और इस बात को आगे बढ़ाएं, ठीक है? याद रखिएगा
इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल GEF इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ AB। ओके, चलो नोट करो फटाफट, बस कंप्लीट है। मैडम एक और प्रॉपर्टी है, उसको लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। एक और प्रॉपर्टी नंबर 2 में आएगा, पेडाल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी 2 में, प्रॉपर्टी 2 ऑफ पेडाल ट्रायंगल, प्रॉपर्टी 2। और इसको आप सोचिएगा, मैं इसको प्रूफ नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 2 ये है, पहले प्रॉपर्टी 1 क्या था, ABC का ऑर्थो सेंटर, DEF का क्या है, इन सेंटर। प्रॉपर्टी 2 क्या है कि DEF का जो एक्स सेंटर होगा इस ट्रायंगल DEF, ये जो पेडाल ट्रायंगल का जो एक्स सेंटर होगा इस ट्रायंगल ABC का एंगुलर पॉइंट होगा। मतलब ये A, B और C जो होगा DEF का एक्स सेंटर होगा। मतलब पेडल ट्रायंगल का जो एक्स सेंटर निकालेंगे वो ओरिजिनल ट्रायंगल का एंगुलर पॉइंट होगा, मतलब ABN। तो आपको प्रूव करना है। तो रिजल्ट है एक्स सेंटर ऑफ पेडल ट्रायंगल इज द एक्स सेंटर है ना, पेडल ट्रायंगल आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल, ओरिजिनल ट्रायंगल। मतलब ये एक हुआ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये एक्स सेंटर ऑफ DEF, एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल DEF आर पॉइंट A, B एंड C, यानी यही A, B और C DEF का एक्स सेंटर होगा। और ABC क्या है, ABC आर एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल ABC, पॉइंट ABC आर एंगुलर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल AB एंड। ओके, क्लियर है? चलो नोट करो और इसको आप करके रखिएगा, इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। किसी कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, और आप बहुत आसानी से 2 लाइन में आप इसको सोच सकते हो। सोचिए, प्रूफ आपको करना है, ठीक है। एक्स सेंटर ऑफ पेडल ट्रायंगल आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल। ओके, श्योर। तो चलिए अब जो हमने बताया था आप लोगों को, जरा अब उसको डिस्कस करें। सारा चीज तो कंप्लीट हो गया आपका, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट। लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको डीपीपी शेयर किया था, स्ट्रेट लाइन का जो डीपीपी, स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैंने स्ट्रेट लाइन डीपीपी से काउंट किया हूँ। डीपीपी 1 से मैंने जो क्वेश्चन दे रखा था उसको मैं आपको डिस्कस करता हूँ। जो डाउट्स है, जो डाउट ज्यादा आए तो मैंने सोचा पहले उसको क्लास में डिस्कस कर दें। तो चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, इफ मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 1, 1, 2, 4 एंड 3, 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा इसमें कुछ पेनफुल है ही नहीं। उम्मीद है तुम लोग बना भी लिए होगे। मतलब एक रफली स्केच करते हैं। मान लो ये है आपका, 1 सेकेंड, मान लिया ये है आपका ट्रायंगल, ठीक है। ये ए का कोऑर्डिनेट मान लिया x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट मान लिया x2 y2 एंड सी का कोऑर्डिनेट मान लिया x3 y3। तो x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अब देखो क्या दिया है, इस सब का मिड पॉइंट गिवन है। तो व्हाट इज द मिड पॉइंट? इसका मिड पॉइंट जो दिया हुआ है, फर्स्ट का मिड पॉइंट गिवन है
आपका 1 1, सेकेंड का मिड पॉइंट है 2 4, मतलब यहाँ का मिड पॉइंट है ए बी का मान लीजिए मिड पॉइंट 1 1, बी सी का मिड पॉइंट मान लिया 2 4, किसी का मिड पॉइंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तीन ही पॉइंट है। एंड दिस इज 3 5, ये लेंथ सेम, ये लेंथ सेम, और ये लेंथ सेम। तो आपको बोल रहा है x1 y1 x2 y2 x3 y3, मतलब x1 x2 x3 निकाले, y1 y2 y3 निकाले। तो देखो कितना सिंपल है। सबसे पहले यहां से देखेंगे तो नाउ देखो मिड पॉइंट है, तो लिख सकते हैं 1 इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 मिड पॉइंट। सिमिलरली यहां से क्या निकल के आया, x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या निकल के आया 2। सिमिलरली यहां से क्या निकल के आया 2 इक्वल टू क्या है x2 प्लस x3 बाई 2। तो दैट इम्प्लाइज x2 प्लस x3 इक्वल टू क्या निकल के आया 4। सिमिलरली यहां से देखें तो 3 इक्वल टू क्या आया x1 प्लस x3 बाई 2। तो दैट इम्प्लाइज x1 प्लस x3 इक्वल टू क्या निकल के आया 6। तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 2, x2 प्लस x3 इक्वल टू 4, और x1 प्लस x3 इक्वल टू 6। ये थ्री इक्वेशन। तो क्या तीन वेरिएबल है तो x1 x2 x3 नहीं निकल जाएगा? अगर आप सोचो तो देखो बहुत ही सिंपल है, सिंपल ही सोचो। मैंने क्या किया देखो, मैं इसको सॉल्व करने के बता देता हूँ, आगे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिमिलरली y निकाल लीजिए, थ्री इक्वेशन से थ्री वेरिएबल्स है तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा मैं देखता हूँ, इसको माइनस कर दिया, तरीका कुछ भी है, 1 माइनस 2 कर दिया। तो देखो x2 माइनस x3 इक्वल टू कितना आया -4। इसको मान लिया 4, और 2 और 4 को आप देखो कि सॉल्व कर लो, तो दोनों को ऐड कर दिए तो 2 प्लस 4। सॉल्व करने का जैसे भी है 2 प्लस 4 दोनों ऐड कर दिए तो x3 कैंसिल, तो ट्वाइस x2 इक्वल टू 0, तो x2 इक्वल टू 0, तो x3 इक्वल टू कितना आ गया 4, x3 इक्वल टू 4, x3 इक्वल टू 4 आ गया, तो x3 4 है, तो x1 इक्वल टू कितना आ गया, x1 इक्वल टू 2 आ गया। तो देखो 0 4 एंड 2, आई थिंक कोऑर्डिनेट यही होगा, कोऑर्डिनेट में देख लेता हूँ, हाँ 0। तो x2 0, x3 4, x1 2, तो x2 आ गया, x3 आ गया, x1 आ गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट में निकलेगा तो y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू 1, y2 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू 4। और सिमिलरली अगर मैं देखूं, चलो मैं आगे बढ़ा ही देता हूं। सिमिलरली अगर मैं देखूं तो सिमिलरली आप लिख सकते हो ना, y कोऑर्डिनेट में देखो तो y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज y1 प्लस y2 इक्वल टू 2। ठीक है, y1 प्लस y2 इक्वल टू 2। सिमिलरली y2 प्लस y3 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया 4। तो दैट इम्प्लाइज y2 प्लस y3 इक्वल टू कितना आ गया 8। y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4 है, तो दिस इज इक्वल टू 8। एंड सिमिलरली ये हो गया, ये हो गया। सिमिलरली उधर से देखते y1 प्लस y3, तो क्या आ गया y1 प्लस y3 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 5। तो यहां से क्या आ गया y1 प्लस y3 इक्वल टू 10। तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। तो बस सॉल्व करने का तरीका वही है, 1 माइनस 3 किया तो देखो 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, देखो y2 माइनस y3 इक्वल टू -8। फिर से इसको 4 मान लिया और 2 प्लस 4 दे दिया, तो 2 प्लस 4 तो y3 कैंसिल, तो ट्वाइस y2 इक्वल टू 0, तो यानी y2 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू 0, तो y3 इक्वल टू 8 और y1 इक्वल टू 2। तो मतलब कोऑर्डिनेट क्या आ गया, तो x1 y1, तो x1 है अगर 2, तो y1 क्या है 2, तो क्या आएगा पहला कोऑर्डिनेट आ गया 2, 2। x2 0 है तो y2 0 है, तो मतलब 0, 0। x3 एंड y3, तो दैट इज 4, 8। तो दैट इज द आंसर। था क्या इसमें, एक बार चेक कर लो, 2 2 0 0 एंड 4 8, दिस इज द आंसर। तो दिख रहा है, तो यही है आपका क्वेश्चन नंबर 1। मैंने इसको सॉल्व कर दिया, इसे कोई जरूरत नहीं थी, हिंदी से भी काम चल सकता था। तो चलिए, दिख रहा है मिड पॉइंट गिवन है, तो इस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, चलो उसको मिटाता हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 2,
अब मैं हिंट दूंगा, जहां जरूरत होगी हिंट दूंगा, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा कंप्लीट सॉल्यूशन दो। इतना तो आप समझदार हो ही, इतना तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो कि आप आसानी से प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हो अगर मैं हिंट दे दूं तो। क्वेश्चन नंबर 2 आप रीडिंग दीजिएगा, जरा मैं देखूं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो प्रॉब्लम है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ 2,4। हार्मोनिक कंजुगेट बता रखा था, तो याद करो। देखो 2,4 विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट्स 2, 2 एंड 2, 5। तो देखो क्या है, मैं हिंट दे रहा हूँ। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट क्यू हो गया। तो सबसे पहले देखो ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, सॉरी ये पी, सॉरी इसको पी दे दिया, इसको क्यू दे दिया, इसको आर ले लेते हैं और इसको मान लेते हैं एस। नाम पहले से लिखा हुआ है इसलिए मैं यूज करता हूँ। दिस इज 2,2, दिस इज क्यू क्या है 2,5, आर क्या दिया हुआ है 2,4। तो एस बताना है, एस क्या होगा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एस। तो देखो ज्यादा इसमें पेन की लेने की जरूरत है ही नहीं बेटा। पी आर बाय आर क्यू, हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ आर विथ रेस्पेक्ट टू पी क्यू बता रहा है। आप याद करो हार्मोनिक कंजुगेट। तो व्हाट इज हार्मोनिक कंजुगेट। तो हार्मोनिक कंजुगेट में मैंने बताया था कि कोई दो पॉइंट्स है उसके रेस्पेक्ट में, मतलब 2 पॉइंट्स आर सेड टू बी हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ ईच अदर इफ फर्स्ट डिवाइड्स इंटरनली एंड सेकंड डिवाइड्स एक्सटर्नली इन सेम रेशियो। तो मतलब आर, मतलब यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले हमें निकालना है क्या है, पी आर बाय आर क्यू निकाल लेना है। ये अगर आपने कैलकुलेट कर लिया यूजिंग इंटरनल डिवीजन, तो जस्ट वही से ये इंटरनली होगा और जस्ट उसी हेल्प से हम एस का, अगर ये रेशियो आ गया तो आप बस एस का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पी आर बाय आर क्यू जो होगा दैट इज इक्वल टू क्या होगा, पी एस बाय क्यू एस। तो बस जो रेशियो यहाँ पर डिवाइड करेगा वही रेशियो, जो रेशियो आर इंटरनली डिवाइड करेगा वही रेशियो एस एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो बहुत ज्यादा इश्यू इसमें है कहाँ। तो बस ये डिवीजन निकाल लो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला से, और जस्ट उसी के लिए एक्सटर्नल का फॉर्मूला लगा के एस की कोऑर्डिनेट निकाल लो। उम्मीद है आप बन जाएगा। तो टारगेट क्या है इसमें, इसको मान लेंगे लेट दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले मान लेंगे लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाय 1, लैम्डा बाय 1। तो यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, फिर उसके हेल्प से हम एस की कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। उम्मीद है बना लोगे, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस प्रूफ बता रहा हूँ। इस आर के जिसकी रेशियो में डिवाइड कर रहा है पीक्यू को, वो रेशियो निकाल लो, वो रेशियो इंटरनली होगा। अब बस उसी रेशियो के लिए एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा के एस का कोऑर्डिनेट निकाल लो, क्योंकि पता है कि अगर पॉइंट्स अगर हार्मोनिक कंजुगेट है तो एक इंटरनल डिवाइड करेगा या दूसरा एक्सटर्नल डिवाइड करेगा इन सेम रेशियो। ओके, यही है आपका फॉर्मूला। तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी मैं हिंट देता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर इतना। आई थिंक इसका मैंने हिंट आपको क्लास में दे रखा था। वर्टिसेस दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8,6, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है 8,-2 एंड सी का कोऑर्डिनेट गिवन है 2,-2। कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज 2,-2। तो बोल रहा है find the coordinates of circumcenter of triangle whose vertices are 8, 6, 2, -2 and 8, -2. So what is circumcenter? Circumcenter is the center of circumcircle. इसका जो सेंटर होगा उसको क्या बोलते हैं, सर्कमसेंटर। तो मान लिया O है इसका सर्कमसेंटर, O का कोऑर्डिनेट निकालना, मतलब उसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। तो आपको कोऑर्डिनेट ऑफ O डिसाइड करना है। तो O का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया H, K, लेट O इज H, K, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ O हमने क्या माना, H, K। निकालना क्या है, H, K। वेरिएबल्स कितने हो गए, 2 वेरिएबल्स। और हमने अप्रोच बता रखा था, अप्रोच और भी है जब आपको स्ट्रेट लाइन डिस्कशन करेंगे। स्ट्रेट लाइन में मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से मैं डेफिनेशन यूज करूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। बट अब यहाँ पर मैं सीधे डिस्टेंस फॉर्मूलास लगाता हूँ, ये डिफरेंट अप्रोच है। तो मैंने बता रखा था आपको, याद करो कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ओ ए इक्वल टू ओ बी। तो व्हाट इज ओ ए इक्वल टू ओ बी, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी मतलब ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस हम लगा रहे हैं। ओ ए स्क्वायर मतलब क्या हुआ, एच माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस के माइनस 6 होल स्क्वायर।
इक्वल टू ओबी स्क्वायर, ओबी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, h-8 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 2 होल स्क्वायर, k प्लस 2 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सॉल्व कर लेना, मैं बस के अप्रोच बता रहा हूँ। सिमिलरली ओबी इक्वल टू ओसी लगाते हैं, ओबी इक्वल टू ओसी मतलब ओबी स्क्वायर इक्वल टू ओसी स्क्वायर। तो व्हाट इज ओबी, तो ओबी देखो, तो ओबी इक्वल टू क्या है, h-8 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू ओसी क्या दिख रहा है, h-2 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 2 होल स्क्वायर, h-2 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये आ गया इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 1। तो डायरेक्ट आपने लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2 आप h और k डिसाइड नहीं कर सकते, डायरेक्ट h और k निकल जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यू कैन इजिली डिसाइड h एंड k। स्क्वायर करके हटाओगे ना तो h करके इस पर गायब हो जाएगा, h और k में दो लीनियर रिलेशन होगा, आप कैलकुलेट करके देखना, टू लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व कर लीजिएगा। तो अप्रोच पता है ना, दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग सरकम सेंटर, वन ऑफ द अप्रोच। इसके आगे भी अप्रोच होगा तो उसको भी कैलकुलेट करेंगे, ये बाद वाली बात है, भी आप ऐसे, ठीक है। वैसे हमने आपको बताया था कि सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में सबसे पहले ट्राइंगल का नेचर ही चेक करें, चेक कर लेना कि ये ट्राइंगल क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, चेक कर लेना, वही पाइथागोरस थ्योरम है और बाद में पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख गया तो बस कुछ नहीं, तो ऑर्थो सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। तो राइट एंगल ट्राइंगल पहला मेथड होता है पाइथागोरस थ्योरम चेक करना। दूसरा मेथड आपको आगे बताएंगे जिसमें स्लोप मेथड यूज करेंगे, जिसमें अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, तो वहां से भी आप निकाल सकते हो, जो हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो इन जनरल अगर आपको सर्कम सेंटर या ऑर्थो सेंटर दिया रहे तो राइट एंगल ट्राइंगल के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। मुझे पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। अदरवाइज ये जनरल अप्रोच है, राइट एंगल हो या कोई ट्राइंगल हो, इसे कोई मतलब नहीं, ये मेथड से आंसर आने हैं। हाँ, राइट एंगल आइडेंटिफाई कर लोगे तो क्वेश्चन कम कैलकुलेशन में बन जाए। अब वो डिपेंड करता है, आप चेक कर लीजिएगा। मैंने एक मेथड बता दिया, अल्टरनेट मेथड भी आपको बता रखा है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में, और एक दूसरा मेथड है जिसमें हम स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे, वो स्ट्रेट लाइन। अभी ये क्लियर होना चाहिए, तो चलो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 3। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको आप प्रूफ कर लीजिएगा, सिंपल सिंपल लॉजिक बेस्ड है। कोऑर्डिनेट सपोज करके प्रूफ कीजिए या जनरली जनरल मेथड से प्रूफ कीजिए, वो आपकी मर्जी। 4 आपके लिए है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7 एंड 9 में डिस्कशन करेंगे, आगे बना लेना। चलो मिटाता हूँ। तो कुछ याद हिंट भी दे दूंगा जिसकी जरूरत होगी, और जहां एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल एबीसी का वर्टिसेस दिया है, वो क्या रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड द ऑरिजिन। तो मतलब इसमें आपको ऑर्थो सेंटर डिसाइड करना है, मतलब ऑर्थो सेंटर का कोई फॉर्मूला तो नहीं बताया, मतलब और अभी स्ट्रेट लाइन में नहीं बताया, मतलब कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट अप्रोच फॉलो कर रहा होगा जिसमें ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल के चांसेस बनते हैं। कंफर्म है कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, क्योंकि ऑर्थो सेंटर के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्ट निकालने का मेथड वही है। अदरवाइज जनरल अप्रोच लगाएंगे तो फिर स्ट्रेट लाइन वर्क कर जाएगा। तो देखो ट्राइंगल कैसा दिया हुआ है, तो ट्राइंगल है 3, 4, 4, 6 एंड सबसे पहले 3, 4, 4, 6। मैं कोऑर्डिनेट यूज करता हूँ 3, 4, 4, 6, -1, 6। चलो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ले लेता हूँ, तो दिख जाएगा डायरेक्ट 1, 2, 3, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक, ठीक है, तो 3, 4 ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है 4, 6, 4, 5, 6, ठीक है, और अगला है -1, 6, -1, 6। मतलब ट्राइंगल कैसा है ये, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल के यहाँ चांसेस बन रहा है।
मतलब आप डिस्टेंस, मैं इसको अलग मेथड से बना सकता हूँ, मतलब ट्राइंगल कुछ, देखो ट्राइंगल मुझे ऐसा दिख रहा है, मैं चलो रफ फिगर बनाता हूँ, मुझे लग रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं एक बार चेक भी कर लूंगा। ये इसमें कोई इसमें बट नहीं है। ये क्या हो गया 4,6, तो ये क्या हुआ 3,4, ठीक है। ये आ गया 4,6 और ये आ गया -1,6, रफली मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो देखता हूँ ये लेंथ कितना है। ये लेंथ हो गया 1 + 2, 2 2 4 + 1 5, तो दिस लेंथ इज √5। ये लेंथ देखो तो 3 + 1 4 16 + 4 20, तो दिस इज इक्वल टू √20। और ये देखते हैं दिस इज इक्वल टू 5, तो बढ़िया। a² + b² इक्वल टू c², मतलब दिस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने डायरेक्ट ऑब्जर्व करके ऐसे देख दिखा दिया, बताया कि कुछ बताया नहीं है, मतलब मैं जो कैसे स्ट्राइक किया या स्ट्राइक किया अभी तो कुछ बताया नहीं है, मतलब जरूर राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, कोई और मेथड इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन बताएंगे तब ना, मतलब डीबीपी दिया है तो जहां तक बताया कंसेप्ट उसी का यूज होकर बनेगा, आगे का कंसेप्ट जब आगे बताएंगे तो यूज होगा। मतलब कोई अदर ट्रायंगल होता जो राइट एंगल नहीं था तो अब वो अभी आपसे नहीं बनता, क्योंकि वो मैंने अभी आपको बताया नहीं है। उसके लिए स्ट्रेट लाइन कंसेप्ट है जो आगे डिस्कशन करूंगा। हाँ, सर्कम सेंटर में जरूर बन जाता है, जिसके लिए एक मेथड बता रखा है, पर ऑर्थो सेंटर में कोई ऐसा मेथड मैंने नहीं बता रखा। बस राइट एंगल ट्रायंगल के बोला है कि आपको उस पॉइंट पर ऑर्थो सेंटर होगा जहां पे दोनों साइड परपेंडिकुलर है। तो कहाँ ऑर्थो सेंटर होगा, तो दिस इज द ऑर्थो सेंटर, मतलब दिस इज द ऑर्थो सेंटर। और आपको क्या बोल रहा है कि ऑर्थो सेंटर का कहाँ से, ये ना ऑर्थो सेंटर हो गया, दिस इज ओ मान लिया, इसको ए बी मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको सी मान लिया, दिस इज ऑर्थो सेंटर। इसका डिस्टेंस कहाँ से निकालने बोल रहा है, ओ से। मैं अब इस फिगर पे आ जाता हूँ, मतलब ओ बी इक्वल टू क्या लिखोगे, तो √3² + 4² इक्वल टू क्या आ गया 5, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड ऑर्थो सेंटर इज इक्वल टू 5, दैट इज आंसर। आंसर होगा डी इसका, जैसे 5 का डी है, जैसे 5D है ना, सिंपल। चलो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6, अब 6 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन देखते हैं। देख क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए। A particle begins at the origin and moves successively in the following manner as shown 1, फिगर आपके पास दिया होगा देख लेना। 1 as shown, 1 यूनिट टू द राइट, 1 यूनिट राइट गया, ½ यूनिट अप गया, 1/4 यूनिट लेफ्ट गया, 1/8 यूनिट डाउन गया, 1/16 यूनिट राइट गया। मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको आप देख लीजिए। तो इस केस में आपका क्या होना चाहिए, मतलब यहाँ देखो मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, रफ फिगर। देखो तो सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ से 1 1 आया, दिस इज 1, ठीक है। फिर आपका यहाँ से कितना गया, हाफ, समझ आ रहा है, दिस इज, ये हाफ आया, ठीक है। फिर इधर से कितना आया, ये आया, ये थोड़ा सा आया 1/4, थोड़ा सा फिगर में बड़ा बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कितना आया, दिस इज 1/8, ठीक है। फिर ये कितना गया, दिस इज 1/16। फिर ये कितना गया, तो दिस इज 1/32। फिर ये कितना गया, तो दिस इज 1/64। ये कितना गया, 1 बाय, ये अगर देखें तो ये कितना गया, 1/128। तो डॉट डॉट ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे चलता जा रहा है, मतलब हाफ ऑफ, हाफ जो डिस्टेंस है वो डाउन होते डिक्रीज होते जा रहा है, मतलब 2 टाइम्स 2, मतलब 1 था तो 1/2 हो गया, 1/2 तो 1/4 हो गया, ये हो गया। तो बोल रहा है कि जब द कॉर्नर्स ऑफ द पॉइंट विच द मूवमेंट कन्वर्ज, मतलब यही हुआ कि घूमते 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 एक समय ऐसा है कि सिंगल पॉइंट पे जाके फिक्स हो जाएगा, करते 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 जस्ट उसी, मतलब ऐसे 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 जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा, मतलब ये है ऐसे, देखो ऐसे 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 ऐसे, बस एक पॉइंट पे जाके सेट हो जाएगा। तो उस केस में मतलब इनफाइनटली वो चलता चलेगा, एक समय आएगा कि एक सिंगल पॉइंट पे जाके वो फिक्स हो जाएगा। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जहां जाके वो फिक्स हो जाएगा। तो देखो, तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट अगर उस पॉइंट का निकालना है तो देखो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, तो जीरो से देखो काउंट किया, जीरो से 1 यूनिट बढ़े। फिर एक्स कोऑर्डिनेट तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव करेगा, वाई कोऑर्डिनेट पैरेलल टू वाई एक्सिस मूव करेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट में 0 to 1 यूनिट बढ़े, ठीक है। फिर 1/4 यूनिट माइनस हो गया, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, 1/4 यूनिट इधर आया, ये राइट गया तो इंक्रीज हुआ, लेफ्ट गया डिक्रीज हुआ। फिर देखो 1/16 यूनिट फिर इंक्रीज हुआ,
फिर 1/64 यूनिट घट गया, मतलब इस तरह से घट रहा है घट रहा है घट रहा है। मतलब फॉर एक्स कोऑर्डिनेट, यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, पहले 1 यूनिट राइट गए, फिर 1/4 यूनिट लेफ्ट गए, फिर 1/16 यूनिट राइट गए, और फिर 1/64 यूनिट लेफ्ट गए, फिर 1/128 यूनिट 1 बाय सॉरी 1 माइनस 1/4 प्लस 1/16 माइनस 1/64 माइनस प्लस 1/256। और ये सीक्वेंस चलता चला गया इन्फिनिटी तक, मतलब बस घूमता चला गया। 1 यूनिट 1/4 1/16 1/64 1/256 1/10 24 डॉट डॉट, ऐसा कभी प्लस तो कभी माइनस, माइनस प्लस अल्टरनेट में। तो ये समझ रहे हो, घटते 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 इन्फिनाइट तक ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ये इन्फिनाइट तक ये चलता चला गया। तो उस केस में इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, तो देखो गौर से, ये इन्फिनाइट जीपी का समेशन है। और व्हाट इज द कॉमन रेशियो, द कॉमन रेशियो इज -1/4। तो व्हाट इज द लेंथ, a बाय 1, a आपको पता है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, a बाय 1 माइनस आर, a बाय 1 माइनस आर। तो r क्या है, इक्वल टू -1/4। तो दैट इज इक्वल टू 4/5। मतलब x कोऑर्डिनेट, मतलब x इक्वल टू, मतलब जहां पे कन्वर्ज हुआ वहां का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट 4/5 हो गया। और y कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो y कोऑर्डिनेट मतलब y की हम बात करते हैं, तो y के लिए क्या हुआ, तो y के लिए देखो 1/2 यूनिट्स अप गया, 1/8 यूनिट्स डाउन गया। तो पहले 1/2, फिर 1/8 यूनिट्स डाउन चला गया, फिर प्लस 1 बाय, देखो 1/8, फिर 1/32 यूनिट्स अप गया, फिर माइनस 1/32 और माइनस 1/28 128। इस तरह से ये भी चलता चला गया, ये भी इन्फिनिटी तक गया। तो गौर से देखो, ये भी इनफाइनाइट जीपी का समेशन, दैट इज 1/2 a बाय 1 माइनस आर, 1 माइनस आर 1/4 हो गया, 1 माइनस 1/4, तो दैट इज, ये तो 5 हो गया, तो 5 और 4 हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 1/2 2 5 4, तो यानी 2/5। व्हाट इज द आंसर, 4/5 एंड 2/5। तो दिस इज द आंसर, मतलब आंसर ए है 6 का ए। मतलब जो जहां पॉइंट, पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट आ गया, दैट इज 4/5 कॉमा 2/5, दैट इज द आंसर। कोई इसमें कंफ्यूजन की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आप ही सोचो ना, यहाँ से चलना है और बस जितना यूनिट लेफ्ट राइट जा रहा है उसका हाफ यूनिट, हम उसका 1/4 यूनिट राइट आ रहे हैं, मतलब राइट गए 1 यूनिट तो 1/4 यूनिट लेफ्ट आए, फिर 1/4 यूनिट, मतलब 1/4 यूनिट डाउन होता चला, घटता चला घटता चला घटता चला गया। एक समय ऐसा होगा कि जाके वो स्थिर हो जाएगा, छोटा 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 छोटा, वही सिचुएशन बन रहा है। आप सोचो नहीं, 1 यूनिट 1/4, फिर 1/8 1/16 1/64 1/256, फिर जो घट रहा डिस्टेंस घटता घटते घटते एक समय ऐसा आएगा कि काफी क्लोज हो जाएगा एक पॉइंट के, और फिर वो स्थिर लगेगा। वही पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकाला, और सिमिलरली वाई में भी वही बात। क्या कर सकते हैं, यही है। आप लोग क्वेश्चन भी बनाए होंगे, ग्रेविटी वाला क्वेश्चन, बॉल जंप किया, बस वही है, सिंपल सा लॉजिक है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। चल बना, देख लो इसको, दिख रहा है। तो प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी बात की करना क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमें डिस्कस करना है, और क्वेश्चन नंबर 10, ये दो डिस्कस करूंगा और सब आप बनाइए। अब मैं दो क्वेश्चन ही बस डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 10, 7 और 10 ये डिस्कस करके मैं इसको क्लोज करता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7 कह रहा है, तो ट्राइंगल में, देखो ट्राइंगल दिया है, मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है ट्राइंगल, रफ ट्राइंगल ड्रॉ किया, कोई जरूरत नहीं है। ये ट्राइंगल ए है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1,1 1,10, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर गिवन है, ठीक है। तो ठीक है, ऑर्थो सेंटर के लिए मैंने यहाँ से क्या किया,
फिगर ड्रॉ करता हूँ। आपको एक रिजल्ट बताया है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर आर कॉलिनियर। ये आ गया आपका परपेंडिकुलर, ऑर्थो सेंटर तो इसी पे होगा। मान लिया मैंने ऐसे दे दिया, मानने में कोई बुराई नहीं है। ए बी एंड सी, देखो इसको एच लिया, इसको ओ लिया, दिस इज ऑर्थो सेंटर। रफ स्केच है, ज्यादा मैं फिगर ड्रॉ नहीं कर रहा, एक रफ स्केच दिखा रहा हूँ। ऑर्थो सेंटर है, दिस इज सर्कम सेंटर है, और बीच में कहीं सेंट्रोइड, और थोड़ा आगे चल के सेंट्रोइड थोड़ा बीच इधर होगा। एक रफ स्केच मैंने क्यों ड्रॉ किया अभी पता चलेगा, ठीक है। तो देखो ये है, तो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर, ठीक है। आपको क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए दिया हुआ है, सर्कम सेंटर दिया हुआ है। सर्कम सेंटर ओ का कोऑर्डिनेट क्या है, तो देखो मैं ऐसे लेता हूं, एच ओ, ओ का कोऑर्डिनेट गिवन है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, ओ का कोऑर्डिनेट है -1/3, 2/3, -1/3, 2/3। मैं हिंट दे रहा हूं, बनाना तुम्ही लोगों को है। ऑर्थो सेंटर है 11/3, 4/3। तो व्हाट इज इट्स सेंट्रोइड, तो क्या सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते? यू कैन इजीली डिसाइड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकाल सकता है। तो आपको क्या निकालना है, तो देन द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट टू ए। तो सबसे पहले आप देखो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकल गया ना, यूजिंग टू से एक्सटर्नल डिवीजन, सॉरी इंटरनल डिवीजन से जी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ जी अगर निकालना चाहें तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ जी, 2 इंटू -1/3 प्लस 1 इंटू 11/3 डिवाइडेड बाई 3, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 इंटू 2/3 प्लस 1 इंटू 4/3 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया x कोऑर्डिनेट और ये हो गया y कोऑर्डिनेट। तो देखो g का कोऑर्डिनेट आ गया, जो भी कोऑर्डिनेट है आप देख लेना। अब मैंने a को g से मिलाया, ज्योमेट्री देखना, ज्योमेट्री है सब। आपको क्या निकालना है, b और c का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। आपको याद होगा ए और जी को मिलाया तो ये मीडियंस हुआ कि नहीं, और मीडियंस को आगे बढ़ाएंगे तो जहां कट करेगा ये पॉइंट डी, क्या ये पॉइंट डी इसका मिड पॉइंट नहीं होगा, होगा कि नहीं? रीजन दिस ए डी, दिस ए जी इज द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी थ्रू ए। तो पॉइंट ए से ये मीडियन हो गया, तो हमें डी का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो डी का कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। आप सोचो, मैं इस फिगर को फिर से लेता हूं, देखना। ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है, आपको जी का कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या डी का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल लोगे? नहीं निकाल लोगे? सिंपल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये पता है, ये पता है, ये निकालना है, और पता है रेशियो भी पता है। तो कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी? सिंपल तो है, डी का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एच कॉमा के माने, आप सिंप्लीफाई करें डायरेक्ट बन जाएगा। एच कोऑर्डिनेट मानोगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट एच में आ जाएगा, एच सॉल्व हो जाएगा, और के मानोगे तो इसका वाई कोऑर्डिनेट के में आ जाएगा, तो के भी सॉल्व हो जाएगा। मतलब यही लॉजिक था, सबसे पहले जी का कोऑर्डिनेट निकाले और जी को ए से मिलाए, तो वो जो लाइन होगा वो आपका मीडियंस होगा, उसको आगे बढ़ाएंगे तो बीसी को जिस पॉइंट में कट करेगा वो पॉइंट मिड पॉइंट होगा, तो मतलब डी का कोऑर्डिनेट ऐसे ही निकालेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात, ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन पर डील करेंगे। कभी भी ये सारी बातें दी रहे तो सबसे पहले सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट निकालें और फिर ए को जी से ज्वाइन करें, तो एक्सटेंड करोगे तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा अपोजिट साइड का वो मिड पॉइंट होगा। रीजन, क्योंकि ये लाइन उसका मीडियंस होता है, और मीडियंस ऑलवेज बाइसेक्ट ही करता है अपोजिट साइड को। बन जाएगा ना? देखो कैलकुलेशन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर टाइम टेकन है, ये आपकी जिम्मेदारी है, मैंने अप्रोच बता दिया, इतना तो आप कर सकते हो। नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा, पहली बात तो क्यों नहीं बनेगा, सब चीज मैं ही कर दूं, बनना चाहिए, बनेगा ही। आप अटेम्प्ट करना, एक बार पेशेंसली वर्क कीजिएगा, तुरंत बन जाएगा। तो ट्राई करना, नहीं होगा फिर से ट्राई करना, नहीं होगा तो डिस्कशन करना, अगर फिर भी अगर नहीं हुआ तो फिर तो हमें करना ही पड़ेगा। तो फिर मुझसे पूछ लेना, हम क्या कर सकते हैं। तो चलो, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको, 7 हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब एक लास्ट प्रॉब्लम मैं आप लोग को डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 10, जिसका मैं हिंट दूंगा, नेक्स्ट पार्ट में आप लोग इसको सॉल्व करके रखें। नेक्स्ट पार्ट में टाइम बचा तो मैं उस हिंट को सॉल्व भी कर दूंगा, क्योंकि लेक्चर का लेंथ लंबा हो जाएगा तो फिर
सही नहीं है, हिंट देता हूँ, फिर उसको आगे बढ़ा के मैं सॉल्व कर दूंगा या फिर डाउट में देख लूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हिंट दे देता हूँ, आप लोग एक बार करके देखिए, टाइम बचा तो नेक्स्ट पार्ट में, नहीं तो डाउट सेशन। चलिए क्वेश्चन पर नेक्स्ट वाला इंटरेस्टिंग है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको लेक्चर में ही इसको डिस्कस कर दूं। तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन ए ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल एट सी। ए दिया हुआ है 3,2, रफ केस ड्रॉ करता हूं। ए है, ए गिवन है 3,2 और बी गिवन है, बी है 7,5, बी है 7,5, 16 प्लस 9 25, ठीक है 5, ठीक है 7,5। और फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट सी इफ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी है। तो मतलब सी पे राइट एंगल बन रहा है, मतलब ये ट्राइंगल बनाया और इसको ऐसे मिलाया, राइट एंगल एट सी, दिस पॉइंट इज सी, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया सी, राइट एंगल एट सी हो गया द ट्राइंगल एबीसी। अब कह रहा है कि ऐसा कितना पॉइंट सी का पॉसिबल हो जिसके लिए इसका एरिया दिया हुआ। सुनना मेरी बात, पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने नहीं कह रहा है आपको, बस बोल रहा है कि सी कितना पॉइंट सी हो सकता है 10 पॉइंट हो सकता है, 20 पॉइंट हो सकता है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, इनफाइनाइट पॉइंट। नंबर ऑफ पॉइंट काउंट करना है, कोऑर्डिनेट नहीं निकालना है। क्वेश्चन ढंग से देखना, कोऑर्डिनेट नहीं निकालना है, नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट, मतलब सी कहाँ कहाँ जा सकता है, कितनी जगह जा सकता है जिसके लिए ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो, और एरिया भी आपका जो गिवन है उसके हिसाब से। तो बस इस बात को गौर करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये सोच। तो सबसे पहले देखो ABC सारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ, हाँ ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो सब लोग करते हैं, और यही सब कुछ बुक्स में भी इस मेथड को मिल जाएगा, पर उसमें कुछ एरर है, कुछ बुक्स में भी एरर है, वो मैं बता देता हूँ और थोड़ा हिंट देता हूँ, आप इसको ट्राई करके देखिए। पहला मेथड ये होता है कि लोग क्या करते हैं कि इसका एरिया डेल्टा इक्वल टू, पहले हम कितना दिया 7 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ, 7 स्क्वायर यूनिट। तो पहला मेथड यही कहता है, मेथड 1 यही कहता है कि सी का कोऑर्डिनेट क्या मान लो, h कॉमा सी, मेथड 1। तो हमें कौन सा वेरिएबल माना, दो कितने वेरिएबल्स हैं हमारे, तो वी हैव टू वेरिएबल्स h एंड k, वी हैव टू वेरिएबल्स h एंड k। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं h और k, दोनों वेरिएबल्स को कैलकुलेट करना है। तो h और k कैसे कैलकुलेट करें, तो दो वेरिएबल्स का मतलब इक्वेशन जनरेट करना है। तो देखो काफी सिंपल सा अप्रोच है इक्वेशन जनरेट करने का। पहला मेथड यही है कि 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो 3 पॉइंट मेथड से एरिया निकाल नहीं सकते। एरिया किसके इक्वल देंगे, 7। तो एच और के में दो रिलेशन आएगा, क्योंकि एरिया हम मॉडुलस में लिखते हैं, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस लग जाएगा। एच और के में दो रिलेशन, एक बार पहला रिलेशन एक बार दूसरा रिलेशन, दोनों को सॉल्व नहीं करना, ये अलग रिलेशन है 1 और 2। अब दूसरा अप्रोच होगा, दूसरा रिलेशन एच के में जनरेट करेंगे, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, दिस स्क्वायर। समझ में आएगा कैसे अगर करें। तो मेथड 1 ये कहता है कि मेथड 1 में पहले डेल्टा इक्वल टू 7 स्क्वायर यूनिट, तो यहाँ से आपका क्या हुआ, ये आपका पहला रिलेशन जनरेट हुआ, और दूसरा हो गया कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये रिजल्ट नंबर 2। और फिर फ्रॉम 1 एंड 2 आप एच और के डिसाइड कर सकते हो। तो जितना पॉसिबल ऑर्डर पेयर एच के का आ गया, जिसमें कितना पॉसिबल ऑर्डर पेयर एच के का, मान लो दो ऑर्डर पेयर मतलब एक्स वाई में कितना पॉसिबिलिटी, कितना पेयर बन सकता है, जितना ऑर्डर पेयर बनेगा उतना आपका नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा, ठीक है। ये एक तरीका है, क्योंकि दो वेरिएबल माने हैं, दोनों वेरिएबल को मैं इस तरह मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। और जितना देखने में लग रहा है उतना कैलकुलेशन आसान नहीं है, यही गलती बुक्स में किया गया है किसी भी केस में। इसमें भी बोलो, देखो इसमें आंसर 0 दिया हुआ है ना, पर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके बुक्स में क्या किया, इस कैसे सॉल्व करेंगे तो इसका 2 पॉइंट्स आएगा, ये आएगा वो आएगा, वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके 2 आंसर 4 आंसर लिख देते हैं, पर वो गलत है। कैलकुलेटिव है ये मेथड। आपको एच के में रिलेशन जनरेट करना था, तो ये दोनों मेथड से रिलेशन जनरेट कर सकते हो, पर कैलकुलेशन जाएगा, इसीलिए इसको आप कर सकते हैं, मनाही नहीं है। ये आपके घर के लिए, आप आराम से बैठ के करके देख लेना क्या मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। 1 घंटे 100 घंटे के लेक्चर में मैं इसको उतना टाइम लगा के कैलकुलेट करूंगा नहीं। आप कीजिएगा, अलग से डिस्कशन करने का मन होगा, कुछ कंफ्यूजन होगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो मैंने सारी बातें बोल ही दी है। एक बार जो मैं बोल रखा हूँ उसको फॉलो करोगे
तो आपको आराम से सारी बातें समझ में आ जाएंगी, और जो मैंने कहा है वही होगा, काफी कैलकुलेशन जाएगा और एच के की वैल्यू फिर उसके बाद निकल के आएगी। तो वही बात है, तो कर सकते हो, ठीक है। अब मेथड ये है कि दूसरे इस पर आप देखो, आंसर में 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है ना, नहीं कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं होगा। दूसरे में 2 दिया हुआ है, तीसरे में 4 दिया हुआ है, तो इनके टफ तो थोड़ा है। अब देखो इसका सेकेंड मेथड क्या है, तो सेकेंड मेथड मैं समझा ही देता हूँ। और देखो सेकेंड मेथड क्या है, ये बेस्ट अप्रोच है, बेस्ट अप्रोच। तो देखो अगर ए बी को राइट एंगल, देखो इसी में अगर सी पे 90 बनना है, सी पे 90 बनना है और ए बी हाइपोटेनियस है, तो एक ज्योमेट्रिकल रिजल्ट यूज करो। ए बी को डायमीटर मान के कुछ सर्कल ड्रॉ करो, तो सर्कल कहां से पास करेगा, सोचो जरा, सर्कल कहां से पास करेगा। If AB is a diametric end, then circle passes through point C because at angle C equal to 90 degree. Just ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। मतलब AB को डायमेट्रिक एंड मान के आप सर्कल ड्रॉ कीजिएगा तो 90 डिग्री C पे बनेगा, 90 डिग्री C पे बनेगा। यहीं पे ये इसका हिंट छुपा हुआ है, यहाँ C बनेगा। अब सोचो कि C की वैल्यू क्या होगी, तो देखो ए और बी का लेंथ है, ए बी का लेंथ 5 निकला, देखो गौर से ये 5 है, 5 है। हमें सी का कोऑर्डिनेट तो नहीं बताना है, कितना सी पॉसिबल हो सकता है उसके बारे में बताना है। तो सोचो पहला मेथड, तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन में डेल्टा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 7। तो हमने क्या किया कि देखो कहीं भी सी होगा, सी कभी यहाँ हुआ 90 हो सकता है, सी यहाँ हुआ तो भी 90 हो सकता है, सी यहाँ हो तो भी 90, सी यहाँ हो 90, सी यहाँ 90। वी हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी फॉर एंगल 90, बट किसी पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी में तो एरिया 7 होगा। तो किसके पॉसिबिलिटी में होगा, उसके लिए हम लगाएंगे एरिया का फॉर्मूला यूजिंग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने सी से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दिस इज एच, दिस इज एच। तो लगा सकता हूँ 7 इक्वल टू लिख सकता हूँ 1/2 इंटू ए बी इंटू एच लिख सकता हूँ, बिकॉज एच इज द हाइट। तो गौर से देखो क्या हो गया, 7 इक्वल टू 1/2 इंटू 5 इंटू एच। तो व्हाट इज एच, तो एच इक्वल टू देखो 14/5 तो 2.8 आया, एच इक्वल टू 2.8। अब गौर से देखो इस सर्कल का डायमीटर का लेंथ कितना है, 5, तो रेडियस कितना होगा 2.5, और ये हाइट कितना दिया हुआ है 2.8। तो क्या कोई ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, क्या ऐसा इसका हाइट कभी रेडियस से बड़ा हो सकता है, सोचो जरा। कभी इसका इस ट्रायंगल का हाइट जो सी से और ड्रॉप की एल्टीट्यूड, क्या वो कभी रेडियस से बड़ा हो सकता है, तो कभी भी वो रेडियस से बड़ा नहीं हो सकता है। मैक्सिमम हाइट ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 2.5, कैन नॉट एक्सीड 2.5, क्योंकि 2.5 से बड़ा है तो सी को ऊपर जाना होगा, इसके केस में राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, वो एक्यूट बन जाएगा। तो वो आपका जो रिजल्ट है जो पहले बताया गया वही बात ही गलत हो जाएगी। मतलब आपको पता है कि ये नॉट पॉसिबल है, बिकॉज एच हाइट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल होगा, रेडियस दैट इज इक्वल टू 2.5, और ये क्या है 2.8 जो ग्रेटर देन 2.5 है, तो ये आपका नॉट पॉसिबल है। मतलब इसके केस में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो सकते हैं, तो जब आपका हाइट ही ज्यादा हो गया मतलब ये सब हो ही नहीं सकता है, मतलब नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे दैट इज इक्वल टू 0, मतलब नो एनी ट्रायंगल्स आर देयर वेयर एरिया इक्वल टू 7, ठीक है। कोई ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है जहाँ एरिया कितना है 7, क्लियर है, कोई भी ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। चलो पहले इसको नोट कर दो जरा, मैं उधर मिटाता हूँ, ठीक है। सेकेंड केस है, सेकेंड केस में देखिएगा, इसमें सेकेंड वन में डेल्टा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 25/4, तो 25/4 के क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए बी इंटू एच। तो 25/4 इक्वल टू 1/2, ए बी कितना है 5 इंटू क्या लिख सकते हैं एच, एच इक्वल टू कितना आ गया 5/2 विच इज इक्वल टू रेडियस। तो कौन से केस में हाइट रेडियस के इक्वल होगा, तो हाइट रेडियस के इक्वल तभी ना होगा जब सी एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर आ जाए, मतलब ये रेडियस का इधर पॉइंट सी आएगा तो हाइट रेडियस से घट जाएगा,
इधर पॉइंट सी आएगा तो हाइट रेडियस से घट जाएगा, मतलब सी एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर में होगा तो हाइट इक्वल टू रेडियस, इधर आएगा तो लेस देन रेडियस, इधर आएगा तो लेस देन रेडियस, इधर भी आएंगे तो लेस देन रेडियस, इधर भी आएगा तो लेस देन रेडियस, और एग्जैक्ट बीच में आएगा तो इक्वल टू रेडियस। मतलब ये वाला केस है, मतलब इसके केस में कितने ट्राइंगल्स होंगे, ये है आपका सर्कल, ये है आपका ए और ये है आपका बी, तो सी एग्जैक्टली बीच में होगा। इसके केस में दो ट्राइंगल पॉसिबल है और ये है इसका सेंटर, तो सी एग्जैक्टली यहाँ होगा और सी एग्जैक्टली यहाँ होगा, मतलब ये होगा ये हाइट और ये हाइट, ये आपका रेडियस। मतलब इसके केस में कौन कितने ट्राइंगल होंगे, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 2, एक होगा डायमीटर के ऊपर और एक होगा डायमीटर के नीचे, क्योंकि दो ही पॉइंट पॉसिबल है जहाँ हाइट इक्वल टू रेडियस होता है, ठीक है ना। तो इसमें दो ट्राइंगल हो गए, दिख रहा है ना, सिंपल ज्योमेट्री लगा के मैंने डायरेक्ट ट्राइंगल काउंट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और तीसरा वाला तो जस्ट सेम अप्रोच है, डेल्टा इक्वल टू कितना है 6 है, 6 इक्वल टू क्या है 1/2 इंटू ए बी इंटू एच, तो एच इक्वल टू कितना आ गया, 6 इक्वल टू 1/2 इंटू 5 इंटू एच, तो 12/5, तो एच इक्वल टू कितना आ गया 2.4, दैट इज लेस देन रेडियस। तो लेस देन रेडियस में क्या होगा, तो जस्ट यहाँ है बीच में तो इक्वल टू रेडियस, इधर गए तो लेस देन रेडियस, इधर गए तो लेस देन रेडियस, यहाँ भी बीच में है तो इक्वल टू रेडियस, इधर गए तो लेस देन रेडियस, इधर गए तो लेस देन रेडियस। मतलब इसके केस में ये है अगर सर्कल, तो ये है डायमेट्रिक एंड, तो ये बीच वाला पॉइंट है, तो एक इधर चला गया तो एक इधर चला गया, ठीक है। सिमिलरली एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, मतलब इसके केस में नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कितने होंगे, दैट इज द, मतलब इसके केस में चार ट्राइंगल पॉसिबल है। तो मिड पॉइंट पर हाइट मैक्सिमम होता है, राइट गए एक, लेफ्ट गए एक, नीचे आए तो एक एक, तो टोटल चार ट्राइंगल पॉसिबल है, मतलब चार ऐसा सी होगा जिसके के लिए एरिया कितना होगा 6 होगा, ठीक है। उम्मीद है ये बातें क्लियर होंगी। तो मैंने कहा था हिंट दूंगा, मैंने बता ही दिया, तो मैंने अब कोशिश की कि बता दिया। अगर जरा सा भी आपको कंफ्यूजन होगा तो एक बार मेरी इस बात को फिर से सुनिएगा, मैंने दोनों अप्रोच बताया है, कौन सा बेस्ट है वो भी बता रखा है, आप सुनिए समझिए और उसके बाद खुद से अप्लाई कीजिए, कोशिश कीजिए, कहीं कंफ्यूजन होगा तो दूर हो जाएगा, वैसे एक बार देखने के बाद क्लियर हो ही जाना चाहिए। फिर भी अगर कहीं कंफ्यूजन रह गया तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर हेडेक करता है तो फिर तो मैं हूँ, मेरे से डिस्कस करो, जैसे है वैसे करो, मुझे बताने में कोई दिक्कत। चलो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, अब पार्ट 2 में अब आगे की बातें डिस्कशन करेंगे। मेरा पार्ट 1 का जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया, क्योंकि मुझे जो थ्योरी मैंने छोड़ रखा था वो सारा थ्योरी मैंने बता रखा है आपको, थ्योरी बता दिया आपको। अ, अ, जो कुछ एग्जांपल्स जो मैंने प्रॉब्लम दे रखे तो प्रॉब्लम बता रखा है, मतलब हमने ऑलमोस्ट अपने तरफ से सारी चीजें कर रखी है। अब क्या है, अब है आप लोगों के लिए कि जितना दिया है उसको बना के रखिए, मतलब सबको देख रखिएगा, जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा वो पार्ट 2 को डिस्कस करके ही दूंगा। तो पार्ट 2 में सेक्शन में अब पिछला तो कुछ रहा नहीं, पार्ट 2 सेक्शन में फिर स्टार्ट करेंगे। मैं स्टार्ट करूंगा लोकस, लोकस को पहले क्लियर करूंगा, लोकस क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बाद करूंगा, और उस पर क्वेश्चन को डिस्कशन करके एक पूरा DPP2 ही आपको लोकस पे प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए आप रेडी रहिए, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं ब्रेक के बाद। चलिए ओके।